जो एक कंट्री को एडमिनिस्टर और गवर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है, इसे हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरे देश में बस एक गवर्नमेंट होती है, जो कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, और ये पावर इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गन्स के बीच डिवाइडेड होती है। यानी गवर्नमेंट पूरे कंट्री को एडमिनिस्टर करती है, और साथ ही इस कंट्री में जो स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस है उन्हें भी एडमिनिस्टर करती है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ केसेस में रीजनल या स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन इन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी खुद की पॉलिटिकल पावर नहीं होती। ये गवर्नमेंट्स इस सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी पावर्स डिराइव करती हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट के सेटअप में अगर रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट्स एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। इनकी अपनी खुद की कोई पावर्स नहीं होती, और ये अपनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव करती हैं। दुनिया की ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में हमें यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही देखने को मिलता है। जो दूसरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमें दो या दो से ज़्यादा लेवल्स पर गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यूएसए का एग्जांपल लें, तो यूएसए में फेडरल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ हर एक स्टेट या फिर प्रोविंस की अपनी खुद की गवर्नमेंट भी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिटरी सिस्टम में भी रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, तो फिर यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस क्या है? फेडरल सिस्टम में हर एक लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर्स अलॉट करी गई है। यानी कि फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर डिराइव नहीं करती, बल्कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर्स मिलती है। देयरफॉर इन फेडरल सिस्टम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट एट ईच लेवल एंजॉय इट्स पावर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट एट सम अदर लेवल। यानी कि पावर के लिए नो डिपेंडेंसी ऑन एनी अदर गवर्नमेंट, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर का अलॉटमेंट किया जा रहा है। इसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। देखो, दो तरह की पावर शेयरिंग होती है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरी है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मींस एक गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। और वर्टिकल पावर शेयरिंग मींस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, लेकिन फेडरल सिस्टम में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर फेडरल सिस्टम्स में हमें दो लेवल्स पर गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए, और दूसरे लेवल पर है स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हर स्टेट या प्रोविंस की अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंटली काम करती हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी और अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर, ऑल्दो ये दोनों ही गवर्नमेंट्स पब्लिक के टुवर्ड्स अकाउंटेबल और आंसरेबल होती हैं। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 25 कंट्रीज हैं जहां पर फेडरल सिस्टम है, बाकी कंट्रीज में हमें यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फेडरल सिस्टम ज़्यादातर हमें एरिया और पॉपुलेशन वाइज जो बड़े देश हैं उनमें देखने को मिलता है, और ये इसलिए है क्योंकि जितना बड़ा एक देश होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उसे एडमिनिस्टर करना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। फेडरल सिस्टम हमें यूएसए और इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज में देखने को मिलता है। अब देखते हैं फेडरलिज्म के कुछ मेन फीचर्स। फेडरल सेटअप में दो या दो से ज़्यादा टीयर्स या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। इनमें से हर टीयर या लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसका अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी कि अपना खुद का काम करने का दायरा होता है, चाहे वो लेजिस्लेशन या लॉ बनाने के मामले में हो, या फिर टैक्सेशन के मामले में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। और ये सभी टीयर्स पर गवर्नमेंट्स अपनी इस सेट किए गए दायरे में रहकर काम करती हैं। ये जो ज्यूरिसडिक्शन है हर गवर्नमेंट का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होता है। दैट मीन्स हर लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइडेड है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड है। नेक्स्ट फीचर है कि जो हर लेवल पर गवर्नमेंट है उसके जो रेवेन्यू के सोर्सेस होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड होंगे। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रेवेन्यू के सोर्सेस क्लियरली डिफाइंड है, इसलिए सभी लेवल्स पर गवर्नमेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी और किसी एक गवर्नमेंट को किसी दूसरी गवर्नमेंट पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस फेडरल स्ट्रक्चर से डील करते हैं, जैसे कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो पावर का बैलेंस है उससे, या फिर दोनों के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, तो ये जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, इन प्रोविजंस को चेंज करने के लिए दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इन प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट फीचर इसकी, ये जो फेडरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हें इंटरप्रेट करने की पावर जुडिशरी के पास होगी, और अगर सपोज किसी इशू पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो फिर जो हाईएस्ट कोर्ट है जुडिशरी में, जैसे कि इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट, वो इन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट फीचर फेडरलिज्म का ये है कि फेडरल सिस्टम दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है।
जिनमें से पहला है कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। अब लास्ट फीचर फेडरलिज्म का ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं मल्टीपल लेवल्स पर, उनका एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और गवर्नमेंट्स के बीच एक तरह से एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगी और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी। सो ये थे फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ फेडरेशन, कि एक कंट्री में जो फेडरल सिस्टम बनता है वो किस तरह से बनता है। फेडरेशन का सिस्टम बेसिकली दो तरह से बनाया जा सकता है। इनमें से पहला वे तो ये है कि कुछ छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिल जाए और एक बड़ा कंट्री बनाए, और ये जो बड़ा कंट्री बनेगा ये ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होगा एंड एज अ रिजल्ट इस कंट्री का पार्ट बन के ये छोटे छोटे स्टेट्स ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। अब ये जो बड़ा कंट्री होगा इसमें इन छोटे स्टेट्स की अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी और साथ ही में ये जो बड़ा देश बनेगा इसकी भी एक सेंट्रल या फिर फेडरल गवर्नमेंट होगी। सो बेसिकली दो लेवल्स पर गवर्नमेंट्स होंगी, एक तो सेंट्रल लेवल पर और एक प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल पर। सो एक तो ये तरीका हो गया कि छोटे इंडिपेंडेंट कंट्रीज आपस में मिलकर एक बड़ा कंट्री बनाए। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट इस तरह की फेडरेशन में जहां छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़ा कंट्री बना रहे हैं, यहाँ पर सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर है और साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिवली स्ट्रांग होती है व्हेन कंपेयर टू फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेकेंड वे है फेडरेशन बनाने का, उसमें एक लार्ज कंट्री छोटे छोटे स्टेट्स क्रिएट करता है और अपनी कुछ पावर्स इन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर करता है। इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रिलेटिवली ज्यादा पावरफुल होती है व्हेन कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। इस तरह की फेडरेशन के एग्जाम्पल में आते हैं इंडिया और स्पेन। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप में जो फेडरलिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन्हें ब्रीफली देखते हैं। देखो, पहले तो इंडिया में फेडरल सेटअप की जरूरत क्यों पड़ी, इसके दो रीजंस है। पहला तो ये कि इंडिया एक काफी बड़ा कंट्री है एरिया वाइज और साथ ही में पॉपुलेशन वाइज, और इस वजह से इंडिया को एडमिनिस्टर करना सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हर स्टेट की एक सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत है। इसके अलावा इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और रीजनल डिफरेंसेस हैं, और इन सब वेरियस कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए फेडरलिज्म का सिस्टम इंडिया में लाया गया। अब अगर हम इंडिया का फेडरल सिस्टम देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसमें ये मेंशन है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एक यूनियन बुलाया गया है एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल इंडिया के फेडरल सेटअप में फेडरलिज्म के सभी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 2 टियर गवर्नमेंट का सेटअप मेंशन था, यानी कि 1 सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन का डिवीजन किया गया है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या सब्जेक्ट्स सेंटर के अंडर आएंगे और क्या स्टेट के अंडर आएंगे, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। ये सब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस रखते हैं और ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनमें एक कंट्री वाइड यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है। इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। ये जो सभी यूनियन लिस्ट के अंडर सब्जेक्ट्स हैं, इन पर लॉज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। इसके बाद दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं और इन पर लॉज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल में आएंगे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इसके बाद तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं इन सब्जेक्ट्स पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के लॉज में क्लैश होता है, यानी कि अगर सेम सब्जेक्ट पर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज बने हुए हैं और ये लॉज आपस में कन्फ्लिक्टिंग है, तो फिर इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। इन 3 लिस्ट के अलावा एक और लिस्ट है जैसे बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट्स को रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं और ये सब्जेक्ट्स पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सो ये तो हो गया डिवीजन ऑफ पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली ये है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन को अलॉट किए गए हैं, यानी कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर का पूरी तरह से एक बैलेंस नहीं है। इंस्टेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से कई ज़्यादा पावरफुल है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन पर्पस स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। और इसका रीज़न ये है कि एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को यूनाइटेड रख सकती है। सो हमारे फेडरलिज्म में एक यूनिटरी बायस है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। अब जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो असिमेट्रिक इन नेचर है। देखो, फेडरलिज्म में यूजुअली सभी स्टेट्स को सिमिलर पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन दिए गए हैं,
किसी पर्टिकुलर स्टेट को ज़्यादा पावर या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इसे सिमेट्रिक फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर किसी फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर या फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक फेडरलिज्म। इंडिया एक असिमेट्रिक फेडरेशन है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस और पावर्स दी गई है अंडर आर्टिकल 371। इन स्टेट्स में आते हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम। इन स्टेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन, राइट्स और पावर्स ग्रांट करी गई है ताकि इन स्टेट्स में जो इंडिजीनियस कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा हमारे देश में कुछ ऐसे एरियाज या फिर यूनिट्स हैं जो कि इतने छोटे हैं कि उन्हें स्टेट्स कंसिडर नहीं किया जा सकता और साथ ही में उन्हें एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, जियोग्राफिकल और कल्चरल रीजंस। ऐसी यूनिट्स में आते हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप एक्सेट्रा। ऐसी यूनिट्स को यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दिया गया है। ये यूनिट्स डायरेक्टली यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और इन यूनिट्स के पास स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। सो ये है हमारे देश की असिमेट्रिक फेडरल स्ट्रक्चर। अब अगर हमारी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए इस फेडरल स्ट्रक्चर को ऑल्टर या फिर मॉडिफाई करना है तो फिर ये काम पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को पहले तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ेगा दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। और इसके बाद इस बिल को एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। सो कुछ इस तरह से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फेडरल सेटअप एस्टैब्लिश किया गया है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हमारे देश में फेडरलिज्म का कंसेप्ट प्रैक्टिस कैसे होता है। किसी भी देश में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही इनफ नहीं होता। फेडरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म की स्पिरिट होनी चाहिए, डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक डिजायर होनी चाहिए सभी के साथ में रहने की, तभी जाके फेडरलिज्म सक्सेसफुल बनता है। अब हम 4 एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के थ्रू कुछ एडजस्टमेंट्स करी गई जिससे इंडिया में फेडरलिज्म के कंसेप्ट के ऊपर जो चैलेंजेस थे उन्हें टैकल किया गया। इनमें से पहला है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारे देश में लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड उठने लगी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये फेडरलिज्म से रिलेटेड पहला चैलेंज था फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। इस डिमांड को एड्रेस करने के लिए या फिर बेसिकली हमारे देश की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। लेकिन जब हमारे देश में लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स बनने की डिमांड उठने लगी तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ये फियर था कि अगर हम लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स बनाते हैं तो फिर इससे देश में यूनिटी कम होगी और देश का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस डिमांड पर थोड़ी रेजिस्टेंस आई, लेकिन लेटर ऑन डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए नए स्टेट्स बनाए गए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है तो वो है लैंग्वेज पॉलिसी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन हिंदी हमारे देश में सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग है, इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने पर भी इशू क्रिएट हुआ था, स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिसके थ्रू हिंदी विल कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जा सकता है। साथ ही में गवर्नमेंट की हिंदी को प्रमोट करने की पॉलिसी तो रही है, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को जबरदस्ती इम्पोज करेगी उन स्टेट्स और रीजन्स में जहां हिंदी नहीं बोली जाती। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन टोटल 23 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला हुआ है और स्टेट्स अपनी मर्जी की एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ लैंग्वेज पॉलिसी के इशू को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के थ्रू हैंडल किया गया। नेक्स्ट इशू है सेंटर और स्टेट्स के बीच रिलेशनशिप का। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कैसा रिलेशनशिप होगा ये काफी हद तक डिटरमाइन होता है इस बेसिस पर कि सेंटर में कौन सी पार्टी रूल कर रही है और स्टेट्स में कौन सी पार्टी। हमें इंडिया में 2 ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। पहला तो ये कि अगर दोनों सेंटर और स्टेट्स में सेम पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तब तो सेंटर स्टेट्स रिलेशंस स्मूथ चलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स एज एन ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट अपने राइट्स का ज्यादा यूज नहीं करती। सेकेंडली, अगर सेंटर और स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश करती है by misusing constitutional provisions, which also includes arbitrarily dismissing state governments. तो ऐसा हमें देखने को मिला टिल 1990, लेकिन 1990 के बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोएलिशन गवर्नमेंट्स का कल्चर क्रिएट हुआ। कोएलिशन गवर्नमेंट्स की वजह से अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट गवर्नमेंट्स में तो थी ही, लेकिन साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनकी प्रेजेंस थी। एज अ रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्बिट्रेरी मैनर में डिसमिस करना डिफिकल्ट हो गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी को पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ी। नेक्स्ट एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का।
इंडिया को इफेक्टिवली रन करने के लिए 2 टियर पर गवर्नमेंट्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इनफ नहीं है। और इसका रीजन ये है कि हमारे देश में स्टेट्स काफी बड़े हैं, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। इसलिए अगर हमें स्टेट्स को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है तो इसके लिए हमें चाहिए एक और टियर जो कि लोकल लेवल पर एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए हमारे देश में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और थर्ड टियर लाया गया जो कि था लोकल लेवल गवर्नमेंट का। एक और रीजन था डिसेंट्रलाइजेशन का, और वो ये है कि बहुत सारे इश्यूज लोकल लेवल पर ही सॉल्व किए जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोकल पब्लिक को ज़्यादा आइडिया है रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस। और क्योंकि गवर्नमेंट लोकल लेवल पर है इसलिए लोकल पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। So in this way, decentralization of power promotes democratic decision making. थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोकल लेवल गवर्नमेंट का होता है, ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है और बाहर किसी और देश के फेडरल स्ट्रक्चर में हमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिलता। नाउ इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में रूरल एरियाज के लिए पंचायती राज का सेटअप किया गया है जो कि होगा रूरल लोकल गवर्नमेंट, और अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का सेटअप रखा गया है। ये दोनों तरह की लोकल गवर्नमेंट्स पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और इन लोकल गवर्नमेंट्स को और स्ट्रेंथन किया गया। और कुछ इस तरह से हमारे देश में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई और इससे फेडरल स्ट्रक्चर को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया गया। सो ये था फेडरलिज्म का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।